हेलो दोस्तों, मैं नीतीश राजगुप्ता आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ विशेष रणनीति के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका उपयोग करके मैंने आरआरबी टेक्नीशियन को क्रैक किया और आज मैं उसमें ज्वाइन किया हुआ भी हूं। ठीक है, और अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। फिर मैंने आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के सभी स्टेज को क्लियर किया और उसका मैंने साइको भी दिया हुआ है। अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। मैंने आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को भी निकाला है। भले उसमें मैंने रनिंग में अनफिट हो गया हूँ, बात अलग बात है, लेकिन मैंने एग्जाम को निकाला। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं कुछ विशेष रणनीति के बारे में बताऊंगा जिसकी सहायता से मैंने इन सभी एग्जाम को निकाला। ठीक है, यह रणनीति आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए बोले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं मैथ हो गया, साइंस हो गया या रीजनिंग के बारे में कुछ विशेष तरीका के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं आरआरबी टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फिलहाल अभी सबसे महा इंपॉर्टेंट एग्जाम ग्रुप डी, उसमें तो पूरा जी जान लगा के मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि इसका एग्जाम का डेट भी निकल चुका था। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने क्या किया, इस पर एसटीए लगा दिया। फिर भी कुछ भी एसटीए लगा, एग्जाम तो खैर लेगा ही, इसलिए आपको अपना मेहनत पूरी शिद्दत से पूरे मन लगा कर करना है। तैयारी में भाई कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर ही सफलता और असफलता के बीच में रहता है, पता है कि नहीं पता। इसलिए जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना आपके लिए काफी लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो पर आते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको एक बता देता हूं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सोच रहे हैं कि भाई 50 नंबर 60 नंबर 70 नंबर ला देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका एक गलत फहमी है, क्योंकि आप देख चुके होंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन का कट ऑफ कितना ज्यादा हाई गया। कहाँ लोगों ने कल्पना किया था कि इसका कट ऑफ जाएगा 75 जाएगा, 70 जाएगा, अरे बहुत जाएगा तो भाई 80 जाएगा। ठीक है, लेकिन कट ऑफ कितना गया, सोच से परे कट ऑफ चला गया है ना। 90 कट ऑफ चला गया, 89 कट ऑफ चला गया। किसी भी अधिकांश जोन का कट ऑफ जो है ना 87 प्लस ही गया था। ठीक है, इसलिए आपको तैयारी पूरा मन लगा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी युवा बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि एक नौकरी पा लें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आरआरबी टेक्नीशियन का हो, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें 3 सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक होता है मैथ, एक होता है रीजनिंग और एक होता है साइंस। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि चूंकि मैथ और रीजनिंग ठीक है, तो बहुत सारे जितने भी सीरियस होते हैं ना स्टूडेंट, या जितने भी सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, वो बहुत ही शिद्दत से तैयारी करते हैं। यदि आपका मैथ रीजनिंग कमजोर है तो बुला जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है ना आपको ऊपर की तरफ पहुंचाता है, यही आपको नंबर गेन करवाता है। ठीक है, यदि मैथ और रीजनिंग कमजोर है तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, और बिहार और यूपी के भाई लोगों का तो मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा तरीके से मजबूत होता है। जितने लोग सीरियस एस्पिरेंट होते हैं ना, उनका मैथ और रीजनिंग बहुत ही तगड़ा होता ही है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ और रीजनिंग का पूरा खतरनाक तरीका से आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार पूरा सिलेबस को पढ़ लीजिए, और सिलेबस को पढ़ने के बाद जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैंने सबसे पहला पॉइंट यही अपनाया था। ठीक है, कि पढ़ा, उसके बाद इसका लगातार प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करना। मैं था और एक और मेरा दोस्त था, दोनों मिलकर लगातार इसका क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। हमेशा प्रैक्टिस से भाई कोई कमी नहीं। ठीक है, मैथ का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा लाभदायक होगा। लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई वो तो पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अरे भाई तू पढ़ रहा है तो चैप्टर वाइज पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जब तू प्रैक्टिस करेगा तो मिक्सचर की तरह आएगा। हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि उसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि उसमें एसआई आ जाए, सीआई आ जाए। समझ जाए ना, पूरा मिक्स क्वेश्चन आ रहा है। तो आपका दिमाग जो होता है ना, आपका ब्रेन जो होता है, उस लेवल पर प्रिपेयर अच्छा से हो पाता है। ठीक है, ताकि वो एग्जाम में जाएगा तो उस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा और अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर पाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि यदि आरआरबी टेक्नीशियन हो गया या एएलपी हो गया या ग्रुप डी हो गया, आपको मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोर करना है तो करना ही है।
ठीक है। और जितना मैथ का होता है ना, जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे वो मेंसुरेशन का हो, चाहे वो ज्योमेट्री का हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, ठीक है, या अलजेब्रा का हो, सब फॉर्मूला को एक जगह कंपाइल कर देना है और उसका डेली रिवीजन करना है, डेली नित्यम दिन रिवीजन करना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको उसमें लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। इस बात को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और सेम कंडीशन रीजनिंग में भी। अब रीजनिंग में जैसे कि जो होता है ना, जैसे कि रीजनिंग का भी आपको बढ़िया से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, यानी कि जितना ज्यादा रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे आपको बढ़िया रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन टफ होता है, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन हो गया, अभी तक कोडिंग फॉर्म में आ रहा है तो उसको अच्छा से प्रिपरेशन करना है। फिर साइलोनिज्म हो गया, उसको थोड़ा बढ़िया से मेंटेन करना है ना। या रैंकिंग का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या पजल का क्वेश्चन हो गया, उसको भी अभी दे रहा तो उसको भी आपको मेंटेन करना है। और ग्रुप डी के लिए रीजनिंग पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर जाइएगा, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम बहुत लंबा चलेगा, तो हो सकता है क्वेश्चन कहीं से वो टर्न कर दे। इसलिए अब जितना भी एग्जाम हुआ है ना, एएलपी का या टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ है, या एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था ना, सबका मैथ और रीजनिंग का आप लोग सेट बना दीजिएगा। सबसे बड़ा फायदा आपको ये करेगा, जितना ज्यादा सेट प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपका चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। आप केवल पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका सब चीज क्या है, बेकार चल जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, इस बात को याद रखिएगा। प्रैक्टिस नहीं करिएगा आपका यह कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल हो ही जाइए, ठीक है। इसलिए पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। अब दोस्तों मेन चीज है, ठीक है, अब मेन टॉपिक पर आता हूँ। मेन है साइंस। साइंस समझ रहे हैं ना, टेक्नीशियन में 40 साइंस पूछा गया था, ठीक है। एएलपी में देखिए करते हैं साइंस है कितना का इंपॉर्टेंट रोल होता है, एएलपी में साइंस पूछता है, शिफ्ट में तो पूरा साइंस से भरल है कि नहीं। उसके बाद बोले तो ग्रुप डी में भी देख रहे हैं ना, साइंस से सेक्शन इसमें भी है। तो आपको साइंस को हल्का में लेकर नहीं चलना है, ठीक है। साइंस को बड़ी जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो आपका नंबर बढ़ाएगा, लेकिन मेरिट बनाएगा आपका साइंस। यदि साइंस में आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप मेरिट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसलिए साइंस को दोस्तों हल्का में लेकर नहीं चलना, ठीक है। मैंने टेक्नीशियन में साइंस दिया था, मेरा 40 में से 39 साइंस सही था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि साइंस आपको किस लेवल पर जाकर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कि साइंस आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं और मैंने साइंस किस प्रकार से पढ़ा था, ठीक है। देखिए सबसे पहला साइंस में आपको जो भी आरआरबी ने सिलेबस में बताया है ना, पहले आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आरआरबी ने, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, आप देखिएगा आरआरबी ने अपने सिलेबस में बताया है कि हम क्लास 9 और क्लास 10 का साइंस पूछेंगे। इस बात को याद रखिएगा, वो बताया गया, उसमें लिखा गया, मेंशन किया गया क्लास 9 और 10। तो सबसे पहले चीज है कि आप क्लास 9 और 10 के साइंस को बढ़िया से पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बहुत सारे मास्टर का नोट्स फॉलो करने लगते हैं, कोई किसी का नोट्स फॉलो कर रहा है, कोई किसी का नोट्स फॉलो कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये गलत है। अरे भाई, सबसे पहले जो सिलेबस में बताएगा पहले वो तो तू पढ़ ले, ठीक है। इधर उधर भटकने से अच्छा है पहले बेसिक मजबूत करो, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे पहला चीज है कि 9th और 10th का एनसीईआरटी को पूरे अच्छे तरीके से आप कवर अप करें, ठीक है। मैं खुद एक टीचर भी हूँ, ठीक है। मैं 12th तक पढ़ाता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मैंने टेक्नीशियन का जब एग्जाम दिया था ना, तब जब मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा, प्रिपेयर, मतलब कि इसको मैं बहुत टाइम से पढ़ा था, मैं बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो जब मैंने टेक्नीशियन का एग्जाम दिया तो उसमें जो क्वेश्चन था ना 40 में 40 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही था, ठीक है। मान के चलिए कि 40 में से आपका लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 30 से लेकर के 34 करीब में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब 5-6 जो क्वेश्चन है ना वो तो भाई देगा, क्योंकि उसको मेरिट बनाना, लेखक को बाहर करना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी को सबसे पहले कवर करिए। एनसीईआरटी को कवर करते हैं तो आपका लगभग 40 साइंस में से 35 धरा जाएगा। और ग्रुप डी में खुद मेंशन किया है कि भाई एनसीईआरटी हम पूछेंगे, लिखा गया है, और आप क्यों इधर उधर चक्कर में पड़े, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि आप एनसीईआरटी को कवर करिए, ठीक है। देखिए मेरा जो है एनसीईआरटी किताब ये है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी किताब है। अब मैंने इसको इतना टाइम से पढ़ा ना, मैंने पूरे किताब को रंग दिया, ठीक है। मैंने देख सकते हैं कि मैंने पूरे किताब को एकदम बढ़िया से एकदम रंग के प्रिपेयर किया, ठीक है। मैंने इस किताब को पूरे रंग के अच्छे तरीके से मैंने प्रिपेयर किया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सबको मैंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, देख रहे हैं ना, सबको मैंने हाईलाइट कर दिया, देख रहे हैं, सबको मैंने हाईलाइट कर दिया। इतना टाइम्स पढ़े ना, इतना टाइम्स पढ़े हुए हैं, किसका पैराग्राफ एक पैराग्राफ क्या है मुझे नहीं याद रहता, इतना टाइम सबको पढ़ना पड़ेगा। कि जब क्वेश्चन में जा रहे हैं ना
तो कुछ दिमाग लगाता है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज भी साइंस पूछ देता है, तो यदि आपका तैयारी कमजोर है तो आप उसको नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन कोई भी छूटे नहीं, ठीक है। ये देख सकते हैं, मैं आपको क्लास 9 पे बताता हूँ, ये क्लास 9 का नोट्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी बनाया था, ये सोल्यूशन का नोट्स था जो मैंने बनाया था, इसे एल भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि मतलब कि सॉलिड सोल क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, ठीक है, इमल्सन क्या होता है, जेल क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब पूछा हुआ था। ये सब क्लास 9 में आपको मिलेगा, ठीक है। एएलपी का हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये बायोलॉजी का नोट्स है, ये बायोलॉजी आपका हो गया है, पूरा मैंने किताब को कवर अप कर दिया था, ठीक है। हम लोग 2-3 दोस्त थे और मिल के अच्छा से प्रिपरेशन करते थे। ये देखिए पूरे जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैडम, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको रंग के, देखिए क्यों रंगना नहीं है, आपका माइंड में होना भी चाहिए, ठीक है। कहे ना कि पूरा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको मुझबानी याद होना चाहिए कि क्या चल रहा है, और नहीं तो ऐसे सोचेंगे तो ऐसे नहीं होने वाला। आप सोचेंगे कि चलो भैया 2 दिन पढ़ के छोड़ देते हैं, तो नहीं। अरे एक बार सरकारी नौकरी ले लो, उसके बाद जो करना है करना भाई, कोई थोड़ी रोकता है, तुमको जो करना है करो। एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लो, क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, तुम्हारे पास भले लाखों नॉलेज क्यों ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन समाज के लोग आपको तोलेंगे गवर्नमेंट जॉब से, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक समाज में 2 बंदा है, एक बंदा के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, और एक बंदा जो केवल जॉब का प्रिपरेशन करता है, नॉलेज नहीं है लेकिन नौकरी का प्रिपरेशन कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और एक समय के बाद उसका जॉब लग जाता है, ठीक है, और जिसके पास नॉलेज था वह जस के तस बैठा हुआ। तो समाज के लोग उसको कहेंगे कि बाप रे बाप, फलाना के बेटा बेटी बहुत ज्यादा पढ़ता है, उसका नौकरी हो गया, इसको बोलेंगे निकम्मा व्यक्ति। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आ रहा ना समझ में? इसको बोलेंगे निकम्मा व्यक्ति, भले इसके पास लाखों नॉलेज क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि समाज के लोग आपको जज करते हैं सरकारी नौकरी से, ठीक है। ये बात 100% सच है, ठीक है। इसलिए अरे भाई करना नहीं करना आपके मन के ऊपर डिपेंडेंट है, करके छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। आप पहले सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन लेने के बाद आपको मन है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी को पूरा अच्छा से खंगार देना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी को थोड़ा भी नहीं छोड़ना, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बढ़िया से पढ़िए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री का सेक्शन हो, चाहे वो बायोलॉजी का सेक्शन हो। इसके साथ साथ मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया था, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने बनाया बायोलॉजी का नोट्स, ये है बायोलॉजी का नोट्स, ठीक है। जानिए कि ये मैंने 7-8 पन्ना में, ठीक है, ये क्या पन्ना है, 1 पन्ना है, ये 2 पन्ना है, ये 3 पन्ना है, ये 4 पन्ना है, ये 5 पन्ना है, ये 6 पन्ना है, 7 पन्ना और 8 पन्ना। ये 8 पन्ना में आगे पीछे करके ये कुल पन्ना है, 8 पन्ना में मैंने पूरा का पूरा बायोलॉजी को कवर कर लिया था। क्योंकि बायोलॉजी समझते हैं ना, बायोलॉजी बहुत ज्यादा फैक्चुअल होता है, ठीक है। यदि आप इसको पढ़ते हैं फिर भूलते हैं, पढ़ते हैं फिर भूलते हैं, इसलिए मैंने 8 ही पन्ना में वो इतना अच्छा तरीके से इतना शॉर्ट नोट्स बनाया था कि पूरा बायोलॉजी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, पूरा ऑल टू बायोलॉजी, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो सेल हो गया या जेनेटिक्स हो गया, कोई भी टॉपिक हो, मैंने सब यहाँ पे मेंशन कर दिया था। और इसी को मैंने लगातार डिवीजन किया, लगातार छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं लेता, ठीक है। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से हिट किया था, डायरेक्ट यहाँ से हिट किया था, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एवरेज से ऊपर जाके प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और कट ऑफ फिर भागेगी। इसलिए मैथ और रीजनिंग आपको एक बेस प्रदान करेगा और साइंस आपको मेरिट बनाएगा। इसलिए साइंस को एकदम लग के मत करिए, 9th और 10th के एनसीईआरटी को पूरा खंगार दीजिए और अपना नोट्स बनाइए, खुद का नोट्स बनाइए और लगातार मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा और तब जाके आपका भी फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका एक नाम आएगा, ठीक है। तो जी जान लगा कर मेहनत करिए, इस बार की तैयारी ऐसा करिए कि सिलेक्शन अब इस बार आपका हो जाए, आप एक सरकारी मतलब कि समझ सकते हैं कि सरकार के आप आदमी बन जाए, ठीक है, गवर्नमेंट का व्यक्ति बन जाए। इसी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, फिर भी कोई आपको समस्या है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।